बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फ़िज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.3 जो कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस और एज अ एमसीक्यूज़ तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आएगा, तो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2.1। तो उसके अंदर वो इसी टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन बना के आपको देता है। कहता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट। आप स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करें और इसको एक्सप्लेन करें। राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की, उनको आप राइट डाउन करें। तो इस तरीके से ये आपके एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इस तरीके से भी आ सकता है कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स टू एग्जाम्पल्स, डिस्कस इट्स 4 करैक्टरिस्टिक्स। ये इस तरीके से ज़्यादा पेपर में आता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करवाएगा, उसकी 2 एग्जाम्पल्स पूछेगा और कोई सी 4 करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आपसे लिखवाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसकी 6 करैक्टरिस्टिक्स सॉल्व करवाऊँगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं वो मैं आपको आगे जाकर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यानी कि ये वाला टॉपिक जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के रिलेटेड वो 100% क्लियर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि जो हम यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखें वो आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन वगैरह शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर ये पढ़ना होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चूँकि टॉपिक नंबर 2.3 के जो मेन हेडिंग है ना, वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना मतलब उनको मल्टीप्लाई करना। अब देखें, वेक्टर्स जो है ना वो दो तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। पहली बात तो ये अलर्ट करें, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ए और इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ कि हम एक वेक्टर को ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट करें ये मेरे पास वेक्टर ए है तो इसको अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2a, यानी हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चूँकि जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 ये सारे के सारे स्केलर्स हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, ये जो वेक्टर है ना ये पहले a था, 2a का मतलब है कि ये a इसका डबल हो जाएगा, यानी ये क्या है, ये 2a है। तो यानी हम यहाँ पर एक वेक्टर को किसी नंबर से, किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी हमने वेक्टर को स्केलर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना। अब जब हम वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ना दो सिनेरियो बनते हैं, इसकी दो यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं। पहला ये है कि जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी दूसरे वेक्टर के साथ, वेक्टर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, तो जो आपको यहाँ पर आंसर मिले वो आपको यहाँ पर स्केलर मिले। स्टूडेंट्स, ये आंसर क्या होता है बता देता हूँ। देखें, जब भी हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलता है। जिस तरीके से लेट करें, अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 को 2 के साथ, तो मैंने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे इसका जो आंसर है, जो इसका रिजल्ट है वो तो मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर 6 आएगा। तो इस तरह अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर भी मिल सकता है।
इसी तरह अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर के साथ और हमें जो आगे चीज़ मिले, क्वांटिटी मिले, वो वेक्टर ही मिल जाए, तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। लेट करें हमारे पास एक, आप जानते हैं, फोर्स है, एक क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है। तो जब मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ ना डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो मिलता है रिजल्ट, वो आप जानते हैं वो होता है वर्क। और वर्क क्या है? वो स्केलर है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो हमें रिजल्ट मिला वो स्केलर मिला। तो इस तरीके से अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट है, जो हमें क्वांटिटी मिले, वो स्केलर मिले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेना मतलब मल्टीप्लाई करना, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करें और जो हमें क्वांटिटी मिले वो स्केलर मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल लें, आप जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है, यहाँ पर फोर्स, और दूसरी क्वांटिटी होती है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को आप स्मॉल आर से भी शो करते हैं, स्मॉल एल से भी शो करते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? मोमेंट आर्म को और फोर्स को। मोमेंट आर्म को चले मैं आर से शो करता हूँ और फोर्स को एफ से शो करता हूँ, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो अब हमें मिलता है टॉर्क। अब देखें, टॉर्क खुद एक वेक्टर है, तो वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो भी वेक्टर मिला। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो क्वांटिटी मिलती है, वो स्केलर भी मिल सकती है, वो वेक्टर भी मिल सकती है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें क्वांटिटी मिले, अगर वो स्केलर हो तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें क्वांटिटी मिले वो वेक्टर हो, वो भी वेक्टर ही हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी हम रिजल्ट को देखेंगे, जो हमें मिला है उसे देखेंगे। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें मिला है वो स्केलर हो तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें मिला है वो वेक्टर हो तो फिर उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए, जब भी हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिफरेंट साइन यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने 3 ज़रब 2 किया, तो ये भी मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस का भी यूज़ होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए हम आमतौर पे डॉट भी यूज़ करते हैं, तो ये भी 6 आएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट भी डाल देते हैं 3, और इस तरीके से 2 लिख देते हैं, तो ये भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस तरीके से अगर x और y लिखा हो तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दरम्यान में कुछ ना भी लगा हो ना, मैं नंबर को नहीं लिख रहा, सिंपल इस तो लिख रहा हूँ x और y, तो आप जानते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिफरेंट तरह की मेथड्स या तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसके लिए हमने एक ख़ास मेथड फिक्स कर लिया कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, स्केलर मिले, तो अब यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ना डॉट यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको फिर डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके से ज़रब यानी क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये हमारा इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, वो भी हम सेम इसी तरह पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। लेकिन अगर आपको ये समझ आएगा तो आपको वो अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ज़रा अब स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। लिखा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जो हमें क्वांटिटी मिले वो स्केलर मिले, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये थी इसकी डेफिनेशन। आप पहले हेडिंग देंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। एग्जाम्पल्स में पहले समझा देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाए। देखिए, आप जानते हैं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे चुका हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलना है वर्क। अब देखिए, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मिला वर्क, वर्क स्केलर। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने से जो हमें रिजल्ट मिला वो स्केलर मिला, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए या तो हम क्रॉस यूज़ करेंगे या डॉट यूज़ करेंगे या ब्रैकेट वगैरह डालेंगे।
तो स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज करते हैं हमेशा, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से, अब फोर्स भी वेक्टर, याद रखें जब भी आप वेक्टर लिखेंगे तो उसके ऊपर आप एरो लगाएंगे। ये मैंने आपको इसी चैप्टर के जो पहला लेक्चर है, पहली वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था कि जब भी हम वेक्टर का सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं। एरो जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, चूँकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है। तो जब हम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पावर। अब देखें, फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दोनों दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो स्केलर है, पावर स्केलर होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पावर का ये फार्मूला कैसे होता है, तो इसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमारा, उसके अंदर ये पावर का टॉपिक मौजूद है। आइए अब ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला जो है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट करें हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इज गिवन एज, तो अगर हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स हो, एक वेक्टर ए हो दूसरा बी हो, जनरल बात कर रहे हैं, जिस तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और वेलोसिटी है, कोई से भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ए डॉट बी, वो इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो ए और बी है ये इसकी मैग्नीट्यूड है और साथ एंगल है, ये एंगल है ए और बी के दरमियान। इस तरीके से, जिस तरीके से इसको ओपन करेंगे, एफ डॉट डी क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी या P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है तो साथ कॉस थीटा लगा देना है। अब ये कॉस थीटा क्यों आता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं फिजिकल मीनिंग के अंदर, मैं आपको इसकी और वजह भी बताऊंगा। अब इसके लिए हमें ये पहले डायग्राम समझनी है, फिर हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी फिजिकल मीनिंग। लेट करें ये हमारे पास, ये जो लाइन है ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है ए। वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर जो 1 है उसके अंदर मैं ये समझा के आ चुका हूँ। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रा करें, उसके एक साइड पे एरो लगा दें, तो ये वेक्टर है। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और ये लेट करें मेरे पास है सेकंड वेक्टर बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे बी का ए के ऊपर। आप प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, जिसमें हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो समझाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये बी का, यहाँ पे लेट करिए एंगल थीटा है ना, तो इस तरीके से ये बी का एक्स कंपोनेंट बनेगा जिसको हम बी कॉस थीटा का नाम देते हैं, और ये बी का वाई कंपोनेंट बनेगा जिसको हम बी साइन थीटा का नाम देते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि हमारे पास जो ए डॉट बी है वो इक्वल होता है ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ये ए वेक्टर लेंगे और ये बी कॉस थीटा क्या है, ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। यानी लेट करें अगर ऊपर से लाइट आ रही हो ना, अगर ऊपर से लाइट आ रही हो तो बी का साया बनेगा यहाँ पर ए के ऊपर, जिसको हम बी कॉस थीटा का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपका वेक्टर्स को कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं उसका आना ज़रूरी है, और इससे जो पिछला लेक्चर है वो मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ाया है उसको, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यानी अगर आपको कंपोनेंट्स बनाने नहीं ना आते, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो फिर आपकी फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल हो जाएगी, अब वाली भी आगे आने वाली भी। तो लिहाजा जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर वॉच करें, पूरी फिज़िक्स के अंदर वो यूज़ होगी। तो ए और बी का जो प्रोजेक्शन है ए पे वो क्या है, बी कॉस थीटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी ए डॉट बी क्या होता है, पहले ए की मैग्नीट्यूड आएगी, और बी के अब दो कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो ये वो कंपोनेंट है जो वेक्टर ए के ऊपर है, ये फर्स्ट वेक्टर के ऊपर है, ये मेरे पास वेक्टर बी था ना, तो बी का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर आया है, ये वाला, ये देखेंगे ए के इतना ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या है, बी कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ए को वैसे लिख लूँ
और ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का जो ए के ऊपर साया बनेगा, अगर ऊपर स्लाइड आएगी प्रोजेक्शन बनेगा, ये वो है। तो इसको लिख लेते हैं बी कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ये इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये ए है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो ए के ऊपर आया है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी ये वन वेक्टर पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना किसके साथ, एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट है बी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। देखें फर्स्ट वेक्टर इस तरफ है तो बी का कॉस थीटा कंपोनेंट भी उसी तरफ है, ये बी साइन थीटा तो ए के परपेंडिकुलर है। तो यानी आपने फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो इस ए की तरफ हो। तो ये हमारे पास इसका फिजिकल मीनिंग है। अच्छा, अब इसको यहाँ यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेसिकली ना लेट करें हमारे पास ना ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक डब्बा है और एक लड़का है, स्टूडेंट है, जो इसको ना इस तरीके से एक अगर तो वो इसको इस तरीके से सीधे फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ये इधर कवर कर रहा है, तो फिर आप जानते हैं वर्क होगा सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इस तरीके से होगा। लेकिन लेट करें फोर्स जो है वो इस तरीके से रस्सी बांधी हुई है और डब्बे को इस तरीके से खींच रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जिस तरीके लेट करें नीचे छोटा सा डब्बा पड़ा हो और मेरे हाथ में रस्सी हो, मैं इसको खींच रहा हूँ, तो फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस तरफ रस्सी की डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर जो फोर्स है ना, इसके मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन फोर्स का जो कौन सा कंपोनेंट है वो वर्क करवा रहा है और कौन सा वर्क नहीं करवा रहा। तो अब कंपोनेंट बनाएंगे, देखें ये फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा एफ कॉस थीटा और ये वाला बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है ना, ये वाला एफ कॉस थीटा बनेगा ऊपर वाला। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जब मैं इस डब्बे को इस तरीके से इस बॉक्स को इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये तो इधर जा रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा। तो यानी फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो यहाँ पर एक्ट ही नहीं कर रहा, वो एक्शन में नहीं है। कौन सा कंपोनेंट एक्शन में है, कॉस थीटा वाला। तो इसलिए हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, यानी हम यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। यानी यहाँ पर एक तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा, तो ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। यानी कि जब किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक्शन में हो, काम कर रहा हो, तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट काम कर रहा हो, एक्स वाला काम ना कर रहा हो, तो फिर हम लेते हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट या साइन वाला कंपोनेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अब आपको डेफिनेशन समझा दी, फॉर्मूला लिख दिया, ये समझा दिया, एग्जाम्पल समझा दी। मैं आपको बता दूँ, जब आप पेपर में इसको लिखेंगे तो आप एक तो इसकी डेफिनेशन तो लिखनी है, फॉर्मूला भी लिखना है और एग्जाम्पल्स लिखनी है। ये वाला जो पोर्शन है ना फिजिकल मीनिंग वाला, अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात। इसकी जो करैक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं ना, ये करैक्टरिस्टिक सेपरेट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और एज MCQs के अंदर आती हैं। कैसे आती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जो पहली करैक्टरिस्टिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम पढ़ने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव क्या होता है? देखो, कम्यूटेटिव ये होता है अगर एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों आपस में बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव। चूँकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना, ऐड तो हम नहीं कर रहे। एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी। फॉर एग्जांपल, जब आप 3 को ज़रब देते हैं 2 के साथ, या फिर आप 2 को ज़रब दे लें 6 के साथ, 2 को ज़रब दे लें 3 के साथ, सॉरी, यानी ऑर्डर चेंज कर दें, 3 को 2 के साथ ज़रब दें, आंसर 6 आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें, फिर भी आंसर 6 आएगा। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव है। यानी पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, फ़र्क ना पड़े, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सब के स्टार्ट के अंदर हमने ये फार्मूला लिखना है। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, 6 या 7 पढ़नी है,
सब का स्टार्ट किससे होगा, इस फॉर्मूला से होगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लें। अब मैं इसको लिखता हूँ, इसी को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली, यानी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ए डॉट बी लिया ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए क्या होगा, बी डॉट ए होगा हमारे पास बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, सिंपल है ना। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अब इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, यानी बी डॉट ए इज इक्वल टू, अब देखें ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी ए ले लें या इसको ए बी लिख लें, फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, ये वाली, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, और यहाँ पर मेंशन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखें यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 लिख लें, वो ज़्यादा बेटर है, या इस तरीके से लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट, इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड, इसकी राइट साइड ए बी कॉस थीटा, इसकी राइट साइड भी ए बी कॉस थीटा। अगर राइट साइड के इक्वल हो तो लेफ्ट साइड इक्वल होती है लेफ्ट साइड के, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के। तो इसका मतलब अगर आप पहले का दूसरे के साथ डॉट ले लें या दूसरे का पहले के साथ ले लें, आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा, आंसर इक्वल आएगा, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हैंस स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट चाहे आप पहले का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप दूसरे का पहले के साथ ले लें, वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं आते। यानी आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी लिख लें या डी डॉट एफ लिख लें, बात एक है। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी लिख लें या वी डॉट एफ लिख लें, बात एक है, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में कहेगा कि प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। प्रूव कर दो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि स्केलर प्रोडक्ट इज, भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 4 ऑप्शन होंगे, पहले में होगा नॉन कम्यूटेटिव, दूसरे में होगा कम्यूटेटिव, तीसरे में होगा एसोसिएटिव, तीसरे में नॉन एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव लगाना है, एसोसिएटिव ये नहीं होता। एसोसिएटिव ये होता है कि 3 का लो, ए डॉट बी डॉट सी या फिर सी डॉट बी डॉट ए, तो ये आपस में इक्वल नहीं आता, 2 का आता है। 3 का प्रोडक्ट लें, ए डॉट बी डॉट, 3 यानी 3 वेक्टर्स हो ना, तो उनका डॉट लें, फिर उनको उल्ट करके लें, तो वो आपस में इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ 2 का आता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से अटैम्प्ट कर लेना, और एमसीक्यूज कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम जो काम करने वाले हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों की तवज्जो मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपने बड़ी ध्यान के साथ समझनी है। ये समझ आ गई तो आगे वाली जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है वो भी समझ आ जाएंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स किसे कहते हैं, जब 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब यहाँ पर बनाते भी हैं, तो आप लेट करें कि ये मेरे पास पहला वेक्टर है ए, यहाँ पर मैं वेक्टर बना रहा हूँ ए, ठीक है, चले यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ। और अगर मेरे पास वेक्टर बी हो बिल्कुल ऐसे, यानी ए वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस हो, बी वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस हो, आप जानते हैं दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, ये हमने फाइंड करना है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको फिर बता चुका हूँ, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है सब का स्टार्ट यहाँ से। देखिए ये इतना लिखा, यहाँ पर भी इतना लिखा, यहाँ पर भी, पहले इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला। आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जिस तरीके से वहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। इसके बाद हम उसको बताएंगे कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब 2 वेक्टर्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बनाना भी है, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर में एंगल होता ही 90 डिग्री है। सो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में 90 डिग्री पुट करेंगे। जब ये एंगल किसके दरमियान है, थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान। तो अगर ए और बी
आपस में 90 डिग्री पे हो तो फिर एंगल क्या पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो आइए इसमें पुट करते हैं, ये बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, और कॉज एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पर हिंट दें, हिंट आप ये दें कि कॉज 90 डिग्री जो है वो तो ज़ीरो होता है। कॉज 90 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो इसमें आप पुट कर दें। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। ज़ीरो लगा दें। स्टूडेंट्स, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर ज़ीरो आता है। यानी कि अगर आप लाइक हैं और आपके दोस्त नालायक हैं, ज़ीरो हैं, तो वो आपको भी ज़ीरो कर देंगे। तो इसलिए कंपनी अच्छी रखें। तो ए डॉट बी क्या आया, ज़ीरो। अब हम रिजल्ट लिखेंगे कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इसको हम यहाँ पर अब लिखेंगे, हेंस व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा, तो देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे देगा कि प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रूव करो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रूव। एमसीक्यू कैसे आएगा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0 1 2 3, तो ज़ीरो लगा देना, सिंपल सी बात है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ना यूनिट वेक्टर ये होते हैं जो वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। लेट करें एक वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस हो सकता है, वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकता है, वेक्टर लॉन्ग जी एक्सिस भी हो सकता है। लेट करें फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस में लग रही हो तो साथ आई हैट लगाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आता है आई हैट। ठीक है, हैट जिसके ऊपर लगा हो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता है जे हैट, और जी एक्सिस के अलॉन्ग आता है हमारे पास ये जी एक्सिस है तो के हैट। यानी कि जब वेक्टर के साथ ना हम आई जे के लगा के उसकी डायरेक्शन बताते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट का मतलब 1, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो अब आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर, चूंकि ये तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, और ये तीनों अलग अलग एक्सिस पे हैं, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, जिस तरह आई जे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। इस तरीके से जे जो है वो के परपेंडिकुलर है तो ये भी ज़ीरो आएगा, यानी आई डॉट जे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इस तरीके से जे डॉट के ले लें तो ये भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। के डॉट आई ले लें तो ये भी क्या आएगा, ज़ीरो। यानी ये आई जे के जो है ना एक्स और वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90 और दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर कहलाते हैं। और जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। तो आई डॉट जे भी ज़ीरो, जे डॉट आई भी ज़ीरो, जे डॉट के भी ज़ीरो, और के डॉट जे अगर ले लें चूँकि आपस में इक्वल होते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर ये इतना सा अगर आप इसके साथ लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर है। वैसे ये इस दफ़ा आपकी बुक में नहीं है, जो पिछली बुक थी उसके अंदर ये मौजूद था। तो स्टूडेंट्स, ये था परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, यानी ये कौन सी करैक्टरिस्टिक थी, सेकंड करैक्टरिस्टिक। अब मैंने इसी करैक्टरिस्टिक के ऊपर थर्ड करैक्टरिस्टिक को सॉल्व करना है, इसी के ऊपर मैंने फोर्थ को सॉल्व करना है, इसी के ऊपर मैंने फिफ्थ को सॉल्व करना है। और लाइन भी यही रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। यानी अगर आपने ये याद कर ली तो इससे आगे वाली 3 से 4 प्रैक्टिस याद करना कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स क्या हों, पैरेलल हों, तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो अब हम कौन सी करैक्टरिस्टिक कर रहे हैं, थर्ड करैक्टरिस्टिक। कौन सी, थर्ड। तो यहाँ पर देखिएगा थर्ड में आएगा पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, अब साथ साथ नोट करते जाएंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि
पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, परपेंडिकुलर जैसे मैंने सॉल्व किया है, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है पेपर में। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर हेडिंग रेज की है, वहाँ पर परपेंडिकुलर था, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन एज, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, आप सेम कॉपी करेंगे। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, स्टूडेंट्स पैरेलल होता क्या है? जब दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम हो, जब दो चीज़ों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, यानी अगर ए इस तरफ है तो बी भी इस तरफ हो, अगर ए बड़ा है बी छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर दो चीज़ों की, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, सिमत सेम हो, अगर एक इस तरफ जा रहा हो दूसरा भी उसी तरफ जा रहा हो, तो इनको बोलेंगे आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो पैरेलल। अच्छा, डायरेक्शन सेम हो और उनकी ये लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो फिर वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर में सिर्फ एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। अब डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अगर एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर लेट करें ऐसे था तो 90, ऐसे होता तो एंगल 20-30 बनता, लेकिन अगर दूसरा भी इसके ऊपर है, इसके साथ है, उसी तरफ है, तो एंगल तो रहा ही नहीं। एंगल तब होता है जब दोनों के दरमियान थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क हो, फिर दरमियान में एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, यानी 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। नाम यानी कि सेंटेंस वही रहना है, बस चंद एक वर्ड्स चेंज होने हैं। फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद लिखें अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर एंगल क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे ना, चूंकि ये एंगल है ए और बी के दरमियान। अब ए और बी जो है उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री पुट कर दें। और अब यहाँ पे मेंशन करें कि cos 0 डिग्री, देखें cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आप यहाँ पर इसको cos 0 डिग्री को 1 पुट करेंगे और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो सेम वही आता है, तो यहाँ पर आएगा a और b। तो अब देखें रिजल्ट क्या आया? डॉट प्रोडक्ट इक्वल आया, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दरमियान में प्लस होता तो सम ऑफ a एंड b, दरमियान में माइनस होता तो लिखते डिफरेंस बिटवीन a एंड b। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हैंस व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखने लगा हूँ, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होता है, तो ये a भी आएगा। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब देखें ये a और b जो है ना, यहाँ पर आगे लिखे हुए हैं, ये a और b की मैग्नीट्यूड है, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो ये था इसका आंसर। a डॉट b ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ये a की मैग्नीट्यूड, ये b की मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, यानी a डॉट b इज इक्वल टू इन्हीं का प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है और ये छोटी सी इसमें डायग्राम भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुई। अब हम इसी के ऊपर करेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप साथ साथ ये तीसरी और चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी साथ साथ कर सकें। अच्छा जी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? अब हमारे पास क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके स्टूडेंट्स, जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उनको बोलते हैं वो आपस में एंटी पैरेलल है। कैसे? लेट करें ए उस तरफ हो और बी बिल्कुल इसके 100% ऑपोजिट हो, 180 डिग्री पे हो। एंटी पैरेलल मुखालिफ सिमत को बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, यानी ए उस तरफ जा रहा है और बी उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट हो, मुखालिफ सिमत में हो, उनको बोलते हैं कि वो आपस में एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तीन चीज़ें होंगी, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, एंगल 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक उस तरफ दूसरा इस तरफ, मुखालिफ सिमत में हो, तो उनको एंटी पैरेलल बोलते हैं। और एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब सेम वही है, बस यहाँ पर एंगल हमने चेंज करना है। पहले में 90 पुट किया, दूसरे में 0 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे?
180 पुट करेंगे ना, परपेंडिकुलर जब किया तो परपेंडिकुलर में एंगल 90 होता है तो एंगल 90 पुट करके सॉल्व कर दिया। पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है तो एंगल 0 डिग्री पुट करके सॉल्व कर दिया। एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या है, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, आपस में मुखालिफ सिमत में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो एंगल कितना लिया जाता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल 180 डिग्री है ए और बी के दरमियान तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 180 डिग्री पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास cos 180 डिग्री आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। cos 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे तो ये क्या आएगा -a b आ जाएगा, चूँकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -a × b। तो अब क्या आया, स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी अब भी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन शुरू में क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी, जब दो वेक्टर्स आपस में होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लगाएंगे ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे नेगेटिव, क्या लगाएंगे सिंपल नेगेटिव लगा देंगे, चूँकि शुरू में नेगेटिव आ गया ना, शुरू में यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ये है हमारे पास इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से आप पेपर में सॉल्व करेंगे, सिंपल ये चंद एक वर्ड चेंज हुए हैं, इसको भी आपने इस तरीके से बनाना है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपने सॉल्व कर ली। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसकी 5th कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास 5th प्रॉपर्टी है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। यानी सेल्फ का मतलब है कि एक वेक्टर का उसी के साथ ही आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। पहले तो a डॉट बी था ना, a अलग था b अलग था, तो a डॉट a ले लें या b डॉट b ले लें, यानी वेक्टर का उसी के साथ, सेल्फ यानी उसी के साथ। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, इसको समझिएगा। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन एज, यानी पहले तो हम ना इसका फार्मूला लिखते हैं ताकि पता चले फार्मूला होता क्या है। तो इसको ना ऐसे लिखेंगे, एक वेक्टर है a, लेट करें a है, तो a का a के साथ ही डॉट लेना है। तो a डॉट a क्या होगा, a cos थीटा, यानी देखें ना a डॉट b होता है a b cos थीटा। तो यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी फिर आप a लगा दे, सिंपल सी बात है। तो अब ये क्या बनेगा, a डॉट a इज इक्वल टू a और a का स्क्वायर बनेगा, साथ cos थीटा लगा दे। अब स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी a डॉट a, तो उसको a का स्क्वायर क्यों नहीं किया। देखें ये वेक्टर्स है, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिंपल नंबर है, तो नंबर्स जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 का स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर ले सकते हैं। दरम्यान में डॉट हो तो फिर आप ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब देखें पहला वेक्टर भी a है, दूसरा वेक्टर भी है, दोनों सेम वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स हैं। और जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स तब होते हैं जब दो वेक्टर्स जो है ना, अगर ये देखें ये a है ना, तो दूसरे की डायरेक्शन भी यही हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी यही हो, तो ये भी a है, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। यानी इक्वल वेक्टर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या होती है लेंथ, ये मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। यानी इक्वल वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, इक्वल वेक्टर होते ही तब जब वो आपस में पैरेलल हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल हमारे पास होगा क्या होगा 0 डिग्री। दो सेम वेक्टर हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो a डॉट a हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स एक जैसे हों तो एंगल क्या पुट करते हैं 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री पुट करेंगे। हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि a डॉट a इज इक्वल टू a का स्क्वायर और साथ cos 0 जो है वो आप क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। तो a डॉट a क्या आया, a डॉट a हमारे पास आया a का स्क्वायर, यानी ये है a की मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, यानी हमें जो रिजल्ट मिला कि जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, यानी a डॉट a को बोलते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। एक वेक्टर का उसी के साथ आपने स्केलर प्रोडक्ट लिया, वो किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी a डॉट a है तो उसी की मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह b डॉट b होगा तो b का स्केयर आ जाएगा, इस तरह c डॉट c होगा तो c का स्केयर आ जाएगा।
यानी जिसका स्केलर ले रहे हैं उसी की मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, स्केयर आएगा रिजल्ट में। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इस तरह इसको भी ना एक परपेंडिकुलर और एक ये सेल्फ वाला, इनको ना आपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी डिस्कस करना है। थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, छोटी सी बात लिख देनी है। जिस तरह आई डॉट जे परपेंडिकुलर में 0 आया था, डिफरेंट हो तो 0 आता है, अच्छा सेम हो तो फिर 1 आता है, यानी आई डॉट आई भी 1 आएगा। इस तरह जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी क्या आएगा, 1 आएगा, के डॉट के भी हमारे पास क्या आएगा, 1। अच्छा ये 1 क्यों आता है, देखे मैं आपको एक समझाता हूँ। देखो आई डॉट आई क्या होगा, आई की पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, दूसरा भी वही है, और साथ cos 0 डिग्री, चूंकि सेम है तो एंगल 0 होगा। अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, और cos 0 भी 1 होता है, तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। डिफरेंट हो तो आंसर 0 आता है, यानी आई डॉट जे ले लें या जे डॉट के ले लें वो 0 आएगा, सेम का डॉट लेंगे तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। ये आपने एक लाइन जो है इसके बाद लिख देनी है, तो इससे आपका जो पेपर है उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमने 5 करैक्टरिस्टिक कर ली हैं। पेपर में आपने 4 लिखनी होती है, 5 लिखनी होती है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर 6 करैक्टरिस्टिक है, तो आइए ज़रा छठी करैक्टरिस्टिक हम नए वाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की लास्ट करैक्टरिस्टिक करेंगे, जिसकी हेडिंग है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेसिकली ये जो करैक्टरिस्टिक है ये अलग से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है कि राइट स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या एक्सप्लेन दिस, ठीक है, साथ ये लगा देगा। तो इसलिए आप इसको ज़रूर समझिएगा, ईजी है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जितनी भी अभी करैक्टरिस्टिक की हैं, 5 की हैं, तो वो सारी की सारी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। और लास्ट पे देखे आपने, हमने जितनी करैक्टरिस्टिक की हैं सब के लास्ट पे हमने हैंस के साथ रिजल्ट भी लिखा है। तो वो जो रिजल्ट है ना वो MCQs में पूछ जाता है कि आप बताएं कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल होता है, 0 होता है, 2a होता है, या AB होता है। तो आप जानते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट अगर a का है तो वो a स्क्वायर ही आएगा ना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो हमने करैक्टरिस्टिक्स की हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट आ सकती हैं, और इनका जो रिजल्ट हमने लिखा है आप ना रिजल्ट की हेडिंग दे के हैंस के साथ लिख सकते हैं। मैंने जितनी करैक्टरिस्टिक अभी पीछे सॉल्व करवाई हैं मैंने हैंस लिखा है, साथ रिजल्ट की हेडिंग दी। तो आप साथ रिजल्ट की हेडिंग देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, और रिजल्ट ज़रूर याद रखिएगा, ये सारे के सारे रिजल्ट एज आ MCQs पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं और पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इससे जो पिछला जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, सेकंड वीडियो इस प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 2 की, वो यही है कि हमने वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने सीखे थे, यानी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना। जिस तरह लेट करें हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कंपोनेंट होगा, और अगर वेक्टर स्पेस में है तो फिर उसका तीसरा कंपोनेंट जी भी होगा, तो जी कंपोनेंट होगा। तो इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा सम ऑफ कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट्स है, चूंकि स्पेस बोलते हैं 3 को, तो स्पेस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं, 2 डायमेंशन को बोलते हैं, उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम स्पेस के अंदर इनको लिख रहे हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ आप आई हैट लगाएंगे, वाई एक्सिस के साथ जे हैट लगाएंगे, और अगर कोई वेक्टर जी एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उसके साथ के हैट लगता है। ये जो आई हैट, जे हैट, के हैट है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्स और वाई और जी एक्सिस को शो करते हैं। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसके साथ आप आई हैट लगाते हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह अगर आप बी लिखेंगे तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर हमारे पास होगा बी एक्स, बी का वाई कंपोनेंट और बी का जी कंपोनेंट। अब इसी तरह आप x के साथ आई हैट लगाएंगे, y के साथ आप j हैट लगाएंगे, और z के साथ आप k हैट लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये a और b लिखा है, इनका स्केलर प्रोडक्ट लेना है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो चले लेते हैं। अब आपने बड़ी तवज्जो रखनी है, a डॉट b हमने लेना है, ठीक है। a डॉट b को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि a है ना, तो पहले a लिखेंगे, डॉट है तो यहाँ पर लगाएंगे डॉट, ठीक है, यहाँ पर दरम्यान में डॉट लगाएंगे। उसके बाद b है तो यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, a डॉट b। अब a क्या है, a हमारे पास है a एक्स आई प्लस a वाई जे प्लस a जी के, तो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया। इस तरह b क्या है,
बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, तो ये ऊपर लिखा हुआ मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद असल काम है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, इंतहाई ध्यान के साथ समझिएगा ये वाला स्टेप। इस स्टेप में मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ मिक्स कर देते हैं, तो मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। देखें 3 नंबर इधर है, 3 इधर है, तो पहले को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। समझ आई ना? चले करते हैं। पहले ए एक्स आई हैट इन सब से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले ये पहला पहले के साथ होगा, वो ए एक्स है, ये बी एक्स है, उसके साथ आई हैट है, दरम्यान में डॉट लगाओगे, इसके साथ भी आई हैट है, यानी कि पहला पहले के साथ और उसका यूनिट वेक्टर के साथ। अब प्लस लगाओ दरम्यान में, अब पहला दूसरे के साथ, ये ए एक्स है और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये बी वाई है। अच्छा, उसके साथ आई हैट है, डॉट इसके साथ क्या है, जे है। समझ आ गई? अब पहला तीसरे के साथ, तो बताएं क्या होगा, वो ए एक्स ये बी जी, तो आएगा ए एक्स बी जी। अच्छा, उसके साथ आई हैट है, इसके साथ के हैट है, तो क्या आएगा, आई हैट डॉट के हैट। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ए वाई की बारी है, पहला इन सब से निमट गया, उसका काम खत्म। अब दूसरे को इन सब के ऊपर इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाओ, तो प्लस आएगा, चूंकि सारे प्लस वाले हैं तो प्लस आएगा। अगर कोई माइनस होता तो हम प्लस माइनस माइनस करते, लेकिन यहाँ पर वो मसला नहीं है। तो ए वाई पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे ए वाई बी एक्स। अच्छा, ए वाई के साथ जो जे डॉट है, इसके साथ आई है, तो क्या लगाएंगे, जे डॉट आई। समझ आ गई? अब ए वाई पहले से मल्टीप्लाई हो चुका, अब ए वाई दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी वाई के साथ होगा, तो ए वाई और बी वाई, इसके साथ जे, इसके साथ भी जे, तो क्या आएगा, जे डॉट जे। देखो ना, जे इधर जे है, दरम्यान में डॉट, ये भी जे। अब इसी तरीके से ए वाई जो है, अब लास्ट वाला रह गया, तो ए वाई अब मल्टीप्लाई होगा बी जी के साथ, और उसके साथ जे हैट है, और इसके साथ क्या है, के हैट है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब किसकी बारी रह गई, ए जी की, या आप इसको लंबाई में भी लिख सकते हैं, जारी बात है 9 फैक्टर्स बनेंगे। अब ए जी पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जी बी वाई के साथ होगा, फिर ए जी बी जी के साथ होगा, तो अब इसकी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है। तो ए जी पहले मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ, अब देखें उसके साथ के हैट है, इसके साथ आई हैट है, तो लगाएंगे के डॉट आई, इस तरीके से लगाएंगे। प्लस अब ए जी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ, तो ए जी बी वाई, उसके साथ के हैट है, जबकि बी वाई के साथ जे हैट है। अब लास्ट रह गया ए जी बी जी के डॉट के। ठीक है, इस तरीके से आप इसको तसल्ली के साथ कीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया, पहला पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको मैंने सेकंड लाइन में किया, फिर तीसरा तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पर इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब ना यहाँ पर हम हिंट देते हैं, देखें हिंट ये देंगे, अभी हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स में पढ़ा था कि आई डॉट जे हो, या फिर जे डॉट के हो, या फिर के डॉट आई हो, तो ये आपस में ज़ीरो आते हैं, यानी डिफरेंट का डॉट ज़ीरो आता है, और सेम का डॉट यानी आई डॉट आई हो, या जे डॉट जे हो, या हमारे पास के डॉट के हो, इनके ऊपर इस तरीके से एरो लगाते, ये लगाते हैं कैप, तो सेम हो, तो फिर आंसर क्या आता है 1। ये हमने प्रूव किए थे परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, और इनको हमने प्रूव, मैंने आपको समझाया सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में, कि अब पता क्या होगा, यानी जिनका सेम है वो आएंगे 1 और बाकी क्या हो जाएंगे 0, तो मतलब 3 फैक्टर्स बचेंगे। देखो एक ये 1 होगा, जे डॉट जे और के डॉट के, बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो चलो इसको पुट करते हैं। अच्छा, ये बनेगा ए डॉट बी। मैं एक स्टेप ना डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप भी पेपर के अंदर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ना करना चाहिए आपकी मर्जी है। अब आपने इन ब्रैकेट्स पे वैल्यू पुट करनी है, यानी आप सारा ऐसे लिखें, इस ब्रैकेट को 1 लिख दें, इस ब्रैकेट को 0 लिख दें, इसको भी 0, इसको भी 0, ये 1 ये 0, सेम वाली 0, बाकी जो है सेम वाली 1 बाकी 0, सेम वाली 1 बाकी 0। तो आप जानते हैं अगर ये 0 होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, तो सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा ए एक्स बी एक्स बचेगा, चूँकि इसके साथ 1 है। आई डॉट जे 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। जे डॉट आई, डिफरेंट का डॉट 0 होता है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0। सेम का 1 होता है, तो ये बनेगा प्लस ए वाई बी वाई, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ये डिफरेंट का डॉट क्या होता है 0,
के डॉट जे डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट का डॉट जीरो होता है तो ये सारा सबको ले डूबेगा, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो सब जीरो। के डॉट के सेम का डॉट पर वन होता है तो ये ब्रैकेट वन बनेगी, वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, तो ये बनेगा ए जी बी जी। स्टूडेंट्स आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आप पहले सारे इस तरह लिखें, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पुट करें, फिर वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आल्सो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई हम तो ये जानते हैं कि ए डॉट बी जो है ना वो इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा का। ये फार्मूला असल तो ये है। तो इस तरह करते हैं, ये वाला जो ये है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और दोनों को करते हैं कंपेयर। स्टूडेंट्स कंपेयर चीज़ें इक्वेशंस तब होती हैं जब उनकी एक साइड इक्वल हो, एक साइड क्या हो, एक जैसी हो, सेम हो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखें इन दोनों की जो लेफ्ट साइड है, ये भी ए डॉट बी, इसकी लेफ्ट साइड भी ए डॉट बी, तो लेफ्ट साइड की इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी राइट साइड के। तो यानी कि ये वाली जो राइट साइड है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये इक्वल होएगा इसके ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब इस तरह करें कि कॉस थीटा आप इधर रख लें, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे ही लिखें एक दफ़ा ए एक्स बी एक्स, इसको ऐसे ही लिखा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आकर डिवाइड हो गए, ठीक है। अब आप थीटा को इधर रखें और कॉस को इधर ले आए, कॉस इधर आकर क्या हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स हो जाएगा और ये दोबारा फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दें। तो कॉस इधर आकर कॉस का इन्वर्स होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है फार्मूला एंगल को फाइंड करने का। स्टूडेंट्स ये जो दो फार्मूलाज है कि ये एंगल वाला और एक ये वाला, ये दो फार्मूलाज आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी दो चीज़ों का डॉट लेना हो तो एक्स वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, वाई वाला वाई के साथ, जे वाला जी वाला जी के साथ। तो इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है, लेना बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, वहाँ पर आप इनको देखेंगे। और एंगल फाइंड करना हो तो फिर ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल आपको दो वो वेक्टर देगा, जिस तरीके से ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं उनके दरमियान एंगल पूछेगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ये थी इसकी लास्ट करैक्टरिस्टिक। अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट 100% पढ़ चुके हैं और जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है मैंने सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करवाया। और हर प्रॉपर्टी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपकी कोई गलती की गुंजाइश ना बचे और आप एग्ज़ाम के अंदर अगर ये लॉन्ग आ जाए तो इसमें आप कंप्लीट मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियोस अपनी पूरी बुक की मिलती रहेंगी। और अगर आप चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट समझना चाहते हैं, ठीक है, इसके सारे टॉपिक समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, ठीक है। इस प्ले लिस्ट पे ये जो वीडियोस डब्बा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे चैप्टर की वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप कोई भी टॉपिक और एक्सरसाइज समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।